the restless and slightly soft-spoken reading. Yes. Manch, आपका है. Here to delight you with your poetry in Hindustani, Hindi and Punjabi. We have Gur Pratap Khera, Lovely Goswami, Mohit Katharia and Rafia Zainab. Over to you all. हेलो. तो आप सबका स्वागत है बेंगलोर पोइट्री फेस्टिवल के इस सेशन में, जिसका नाम है मंच आपका है. और मंच आपका है में एक जुड़ाव नाम में अपने आप में है, जो आप में और हम में है, कि आपका भी उतना ही मंच है जितना हमारा है. तो हम कोशिश करेंगे कि कविताएं वही हों जो आप तक पहुँचें. और आज मेरे साथ यहाँ पे 4 बहुत बड़े बड़े कवि हैं जिनकी कविताएं सुन के हम सब आनंद लेंगे. और कविताओं और कवि के बीच में ज़्यादा देर ना बिताते हुए मैं आवाज़ दूंगा लवली गोस्वामी जी को कि वो अपनी कुछ रचनाएं हमारे साथ साझा करें और क्रम को आगे बढ़ाएं. अच्छा, ठीक है. तो कविताओं में से कुछ कविताएं बहुत छोटी है और एक मध्यम आकार की कविता है. तो पहली कविता जो मैं पढ़ने वाली हूँ उसका शीर्षक है पीली तितलियाँ. तुमसे पहले मुझसे सिर्फ पीली तितलियों ने प्यार किया. तुमसे पहले मुझसे सिर्फ पीली तितलियों ने प्यार किया. वे ही तुम्हारी एकमात्र प्रतिद्वंदी हैं. मैंने कहा और हंसी. वे मेरे फटे कुर्ते का हिस्सा हैं. जब मैं तुम्हें पहाड़ों, पठारों और मैदानों में ढूंढता फिर रहा था, वो चिंदियाँ पौधों में फंसी रह गई थी. तुम बोले और मुस्कुराए. दूसरी कविता बिना शीर्षक की है. ये एक बचपन के एक अनुभव पर आधारित है. दुनिया के तमाम डाक खाने प्रेम से चलते हैं. दुनिया के तमाम डाक खाने प्रेम से चलते हैं और कचहरियाँ नफरत से. कोई हैरत नहीं कि डाकघर कम हो गए और कचहरियाँ बढ़ती चली गई. कोई हैरत नहीं कि डाकघर कम हो गए और कचहरियाँ बढ़ती चली गई. हम दोनों रोज़ कम से कम एक चिट्ठी तो एक दूसरे को लिख ही सकते हैं, या फिर तुम मुझे कभी कभी कोई किताब भिजवाना. अभी 2 साल पहले मेरी एक बेटी हुई है. उसके बाद मैं पहली बार मंच पर आ रही हूँ. तो ये कविता मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी थी. तीसरे महीने तुमने पहली बार संवाद किया. एक रात मेरे पेट में खूब तितलियाँ उड़ाई, बुलबुले बनाए. पहली बार किसी ने मुझे भीतर से छूकर गुदगुदाया. मैं आधी रात उठकर हंस रही थी. तुम्हें स्वाद महसूस होने लगा. तुम लड्डू खाने की जिद करती. जिद न पूरी होने पर खूब लात घूसे चलाती. नियम से रात 2 बजे जागती और पूरी रात खेलकर सुबह सो जाती. जब तुम्हें प्यास लगती, तुम नन्ही जीभ से गर्भाशय की अंदरूनी दीवारें चाटती थी. पूरी दुनिया महामारी से त्रस्त थी. हम दोनों के दिल मेरी देह में एक साथ धड़कते थे. बिना शब्द, बिना आवाज़ के तुम कहती, एक सांस के लिए भी तुम अकेली नहीं हो माँ. हर पल हम एक दूसरे के साथ हैं. जीवन के हर दुख से बड़ा था मेरे भीतर पल रहा कुछ सेंटीमीटर का तुम्हारा नन्हा शरीर. दुनिया का वितान तुम्हारे तलवों से छोटा था. मैं तुम्हें गोद में लेकर चलती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि घोर अंधियारे में मैंने बाहों में एक कंदील थाम रखी है. तुम मेरी कोख से पहले मेरी इच्छाओं में आई. वाह वाह, बहुत सुंदर लवली जी. जब मैं प्रेग्नेंट थी, कोरोना चल रही थी बहुत जोर शोर से. तो महामारी के दिनों में मैंने एक कविता लिखी. जिल्द की सबसे छोटी कहानी कभी ये शिकायत नहीं करती कि लंबी कहानी ने उसका हक मार लिया. एक छोटी जिंदगी का सत्व 100 साल जीने वाला कोई चुरा नहीं सकता. आने वाले दिन कागज पर पानी लगकर फैली स्याही जैसे हो गए हैं. कोई इबारत पढ़ी नहीं जा रही. अगर ये जीवन के अंतिम दिन है तो मैं तुम्हें प्यार करते हुए मरना चाहती हूँ. एक और कविता है. ये मेरी पहले कविता संग्रह से है. ये वाणी प्रकाशन से आई है. इसका
शीर्षक है कविता की असंख्य परिभाषाएं हैं। तुम्हें चूमने से पहले अपनी नाक की नोक से मैं तुम्हारी नाक की नोक दबाती हूँ। मुझे वह दबाव महसूस होता है जो कविता का पहला शब्द लिखने से पहले कलम की नोक कागज पर डालती है। थोड़ी झिझकती सी उत्सुक दाब। मैंने माँ के पैर गुनगुने पानी भरी तस्तरी में डुबोकर उसकी विवाइयाँ पुराने टूथब्रश से साफ की, उस पर पेट्रोलियम जेली लगाई। मुझे उसके चेहरे पर महसूस हुआ सुख, उष्ण और मुलायम, जो एक कविता पूरी कर लेने पर होता है। सर्दी की एक सुबह पैरों पर बच्चे को निर्वसन लिटाकर मैंने उसे सरसों का तेल मला। अब वह थक कर डायरी पर लेटी कलम की तरह निश्चिंत सो रहा है। कविता जैसा ही है उसका निर्दोष गुलाबी चेहरा। मुझे भरोसा है कि मेरे शब्द उसकी निष्कलुष नींद के भीतर सांस ले रहे हैं। ये एक बहुत ही छोटी सी कविता है। इसका शीर्षक है डूबे हुए प्रेमी की सलाह। प्रेम में उतना डूबो जितनी डूबती है पानी में नाव की तली, ऐसे कि पानी में बनता रहे रास्ता और चलता रहे जीवन। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत उम्दा कविताएं सुनाई लवली जी आपने। और आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि अगर 30 सेकेंड्स हम लोग एक अपना परिचय भी दे दें तो मेरे ख्याल से कुछ लोग होंगे जो शायद ना जानते हों। तो लवली जी अगर आप बता दें तो फिर मैं महेश जी की तरफ आऊँगा। मूलतः कविताएं और निबंध लिखे हैं मैंने। निबंध की एक किताब आई थी प्राचीन भारत में मातृसत्ता एवं यौनिकता 2015 में, और फिर 2019 में वाणी प्रकाशन से उदासी मेरी मातृभाषा है शीर्षक से मेरा कविता संग्रह आया था। आगे मैं एक उपन्यास पर काम कर रही हूँ जो 2-3 महीनों में पूरा हो जाएगा और आ जाएगा। इतना ही। शुक्रिया लवली जी। तो महेश जी की तरफ चलते हैं। महेश जी बहुत ही ज़बरदस्त कवि हैं और हमारे बीच अंबिकापुर से पधारे हैं। तो महेश जी। ये पहली कविता मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि इसमें बेंगलोर शहर का जिक्र है और हमारे साथी चंदन बैठे हुए हैं। तो ये कविता जब सूझी तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने चंदन को कहा कि एक लाइन सूझी है, तो उन्होंने कहा इसको लिखिए। तो वही कविता मैं सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है गुड्डन बी के नाम चिट्ठी। गुड्डन बी, बेंगलोर जाके मैं क्या करूँगा, मेरा कोई काम ही नहीं वहाँ। बहुत हुआ तो मल्लेश्वरम जाऊँ, किसी पुराने घर की ओर देखते देखते किसी पुरानी मोटर से कुचला जाऊँ। हाथ पैर झोले में समेट के वापस दुरंतो एक्सप्रेस में बैठ जाऊँ। चने खाऊं, कविता पढ़ूं, रोना आए तो हम सफ़र का मुंह देखने लगूं कि कितनी ठोकरें भाई ने ज़माने की खाई होंगी। यही सोचते सोचते दिल को बहला लूं। क्या करूँगा दिल्ली दरभंगा जाके, हरियाणा पंजाब जाके क्या करूँगा गुड्डन बी। मिदनापुर जाके क्या करूँगा, भले वहाँ भानु मुखर्जी का प्रेम गीत गूंजता रहता हो, चीनी गो चीनी तुम्हारे। मुझे तो कोई नदी नहीं चिन्हेगी ना, पुल चुपचाप हो जाएंगे। तुम तो उधर मुल्तान बस गई जाकर, उधर कैसा है मुल्तान में। डाकिये आते तो हैं, बारिश होती तो है, पुरखे मिलते तो हैं, सपने आते तो हैं। जब मेरी नज़मों की किताब आएगी, ये चिट्ठी भीतर रख कर भेजूँगा। बचपन के सपने तुम्हें मिलें तो सहेज कर रखना। इधर कोई जगह ही नहीं बची भी, पता नहीं किसकी रुलाई बजती रहती है भीतर। बदन में लौट कर क्या करूँगा भी, क्या करूँगा मुल्तान जाकर। इस कविता का शीर्षक है पता पूछता है। इसका शीर्षक है पता पूछता है। सुनील कब आएगा, आजकल कहाँ घर किया है, रोज़ पूछता है और उत्तर से निरपेक्ष थोड़ी देर ठहर कर चला जाता है। कोई नहीं पलट कर पूछता कि कौन सुनील। किस सुनील के बिछड़ने पर बाल में दाढ़ी में लट बनाए हो रे भाई। मैं भी तो उसी धरती का खून हूँ। कितने तो लोग बिछड़े सबसे, ऐसे तो कोई धूल में जटा नहीं बांधता। ऐसे तो कोई नहीं घर का पता भूलता। ऐसे तो नहीं कोई धुंधलाता पुरानी आवाज़। किसी दिन दर्पण की तरह प्राण की तरह नहीं खड़े हो पाओगे सम्मुख।
अशुभ में धड़क पड़ेगा हृदय, गले में प्यास फुसफुसाएगी पानी दो, देह ढूंढेगी बैठने भर जगह, एक पुकार उठेगी भीतर से, कौन सुनील, सुनील कौन। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये संग्रह से मैं कुछ कविताएं सुना रहा हूँ, इसको चंदन जी ने चुना है, अगर वो अच्छी बुरी हैं तो वही जिम्मेदार। एक हर घर में एक तस्वीर होती है ना, फैमिली फोटोग्राफ जैसा, जिसमें ढेर सारे लोग होते हैं, उस पर है ये कविता। इस तस्वीर में मैं भी हूँ, ये इस कविता का शीर्षक है। इस तस्वीर में 20 साल से उस आदमी की ईर्ष्या जस की तस है, जो तस्वीर उतरवाते मुस्कुराते लोगों के मुस्कुराते समूह के पीछे से उन्हें देखता गुजर रहा है। 20 वर्षों के पीलेपन ने इस दृश्य में थोड़ी भव्यता जोड़ दी है। 20 साल से लुढ़के हुए गुलदान से गिरे पानी से कालीन 20 साल से गीला है। किसी की बात खत्म होने की प्रतीक्षा में अपनी जम्हाई से टक्कर लेती लड़की का धैर्य 20 साल से अडिग है। 20 साल से घड़ी उतना ही बजा रही है, उतना ही चमक रहा है फर्नीचर। ईर्ष्या से देखता आदमी शायद उतना ईर्ष्यालु न रहा हो जितना बारिश के देर से रुकने या छतरी के खो जाने ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है। उसका कोई रकीब न रहा हो तस्वीर खिंचाते लोगों में। कुछ अनुमान और हम लगा सकते हैं कि इस तस्वीर के 20 ही सेकंड के बाद गुलदान को उठा लिया गया था। इसे चोर बाजार में गलाया नहीं जा चुका। यह अब भी उसी घर में चमक रहा है। इसे चमकाए रखने वाली बूढ़ी नौकरानी अलबत्ता पिछले बरस मर गई सर्दियों में। कालीन अब भी किसी खानदानी रईस के घर में है। वे इसे पुराने सामानों के बाजार से पुरानी इज्जत की तरह घर ले गए थे धुंधलके में। घड़ी का कोई सुराग नहीं मिलता, न उस समय का जो इसमें ठहरा हुआ था। इस तस्वीर के एक आदमी की तबीयत खराब रहती है। 2 मर चुके, एक अब भी वैसे ही शराब पी रहा है बदस्तूर, एक अब कम चिड़चिड़ा रह गया है, और एक अब भी नहीं सीख पाया है कविता लिखना। वाह 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 वाह। नहीं नहीं, आप पढ़िए, एक और पढ़िए, कम से कम दो और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। इसका शीर्षक है रविवार। रविवार को देवता अलसाते हैं गुनगुनी धूप में। अपने प्रसाद के ताखे पर वे छोड़ आए हैं आज अपनी तनी हुई भ्रिकुटी और जटिल दंड विधान। नींद में मुस्कुराती किशोरी की तरह अपने मोद में है दीवार खड़ी। खुशी में चहचहा रही है घास, और चाय की प्याली ने छोड़ दी है अपनी गंभीर मुख मुद्रा। कोई आवारा पहिया लुढ़कता चला जा रहा है वादियों की ढलुआ पगडंडी पर। यह खरगोश है, प्रेमिका की याद नहीं जो दिखा था ओझल हो गया रहस्यमय झाड़ियों में। यह कविता का दिन है गद्य के सप्ताह में। हम अपनी थकान को बहने देंगे एड़ियों से बाहर, नींद में फैलते खून की तरह। हम चाहेंगे एक धुला हुआ कुर्ता पैजामा और थोड़ी सी मौत। एक और सुनाता हूँ, ठीक है? ये गद्य के फॉर्म में लिखी गई है, जैसे पैराग्राफ की तरह। इसका शीर्षक है विवाह। उस समय जबकि कोहबर के वृक्ष और पक्षी भी सो गए थे, सप्तपदी के उनिंदे समय को पुरोहित की कड़कदार आवाज़ ही तोड़ सकती थी। वह अब भी हर विवाह पर वही मजाक करके लोगों को जगा देने वाला मसीहा था। रात खत्म होने को है, भाषा और उल्लास पहले ही खत्म हो चुके। इसी समय मैं वर वधू स्त्री पुरुष के बीच एक बड़े से लाल फल को पकता हुआ देख पाया। अब पता नहीं वह वासना का लाल फल था या कुछ और, जो समूचे वायुमंडल की सांस तंग कर सकता था किसी भी क्षण। आग जलाने का यत्न करते पुरोहित को भी जैसे अचानक इसका भान हुआ, और उसके पलट कर देखते वर वधू खड़े हो गए, जबकि यह थोड़ी देर में उनसे कहा जाना था कि खड़े हो जाइए। नाई को पुरुष की कलगी और सखी को स्त्री के कपड़ों की सलवटें ठीक करनी थी।
कोई चीज़ इस बीच वहाँ आ गई थी, अनुष्ठान मंडप के मंत्रों का वर्चस्व कम करती हुई। वह शायद तीव्र कामना से मिलती जुलती किसी चीज़ का उत्ताप था, जिसने दोनों देहों को तान दिया था। अद्वितीय अंगड़ाइयों में एक साथ एक ही जैसी गीली और लसलसी मुस्कान दोनों के मुख पर आई और फिर छुपा ली गई। उनिंदे लोगों ने इसे स्वप्न की तरह देखा और पवित्र अग्नि ने इसको देखा हास से। परिक्रमा इसके बाद संपन्न हुई। वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया महेश जी। राफिया जी, आप पढ़ेंगे? एक नज्म और कुछ गज़लें पढ़ूंगी जैसा वक्त होगा वैसे। जब जुल्म की आंधी थम जाए, जब जहल के तूफान मांद पड़े, नफ़रत की ग़िज़ा से जी भर कर जब लोगों को क़ै आने लगे। जब जुल्म की आंधी थम जाए, जब जहल के तूफान मांद पड़े, नफ़रत की ग़िज़ा से जी भर कर जब लोगों को क़ै आने लगे, और याद आए पुरअमन फ़िज़ा जब हिंद दोबारा जाग पड़े। ए अर्ज़ वतन बस याद रहे, कुछ लोग हमारे जैसे थे। जंजीरें अपने दर पर थीं, सयाद चमन का माली था। जंजीरें अपने दर पर थीं, सयाद चमन का माली था। खामोश ज़ुबान अक्सरियत, इंसाफ का पलड़ा खाली था। हम तब भी तेरे इश्क का रंग दिल से न उतरने देते थे। ए अर्ज़ वतन बस याद रहे, कुछ लोग हमारे जैसे थे। तुझ नाम पे जीते मरते थे, तुझ नाम पे जीते मरते थे, पर दर्द निहा ये अपना था। हर बार हम ही से लोगों को इम्कान जफा भी रहता था। हम फिर भी रोज़ गवाही में कुछ ज़ख्म नए सह जाते थे। ए अर्ज़ वतन बस याद रहे, कुछ लोग हमारे जैसे थे। शुक्रिया। हक़ बात की खातिर क्या अपना क्या गैर कभी परवाह न की। हक़ बात की खातिर क्या अपना क्या गैर कभी परवाह न की। बागी थे सभी की नज़रों में, एक बार कभी पर आह न की। जब जुल्म कहीं भी होता था, हम वहीं खड़े हो जाते थे। ए अर्ज़ वतन बस याद रहे, कुछ लोग हमारे जैसे थे। एक गज़ल है, एक मतलब और कुछ शेर हैं कि वक्त उड़ने का है गिरवी बालों पर क्यों कर रखें। वक्त उड़ने का है गिरवी बालों पर क्यों कर रखें। हम हैं फितरत से मुसाफिर, कोई घर क्यों कर रखें। जब ज़रूरत थी किसी शाने की हमको ना मिला। जब ज़रूरत थी किसी शाने की हमको ना मिला। अब मिला तो सोचते हैं इस पे सर क्यों कर रखें। वक्त खुद एक राहज़न है ज़िंदगी की राह में। वक्त खुद एक राहज़न है ज़िंदगी की राह में। पास अपने इश्क सा लालो गुहर क्यों कर रखें। और जब तलक है सांस हमको ज़ख्म खाने और हैं। जब तलक है सांस हमको ज़ख्म खाने और हैं। एक गम की याद में फिर चश्मे तर क्यों कर रखें। एक गम की याद में फिर चश्मे तर क्यों कर रखें। और आखिरी शेर इस गज़ल का कि तुझको पालें या कि खो दें है ज़ियाँ दोनों तरह। तुझको पालें या कि खो दें है ज़ियाँ दोनों तरह। फिर भला ए जाने जाँ तेरी खबर क्यों कर रखें। और एक और गज़ल है कि कभी मुक़द्दर जो ये इनायत करे तो क्या हो। कभी मुक़द्दर जो ये इनायत करे तो क्या हो। बिछड़ के मुझसे वो मेरी चाहत करे तो क्या हो। बिछड़ के मुझसे वो मेरी चाहत करे तो क्या हो। वो जिसकी सोहबत मुझे सहूलत से मिल गई है। वो जिसकी सोहबत मुझे सहूलत से मिल गई है। वो शख्स मुझसे अगर मोहब्बत करे तो क्या हो। तमाम शिकवों को मेरे हंस कर मिटा रहा है। तमाम शिकवों को मेरे हंस कर मिटा रहा है। कभी वो मुझसे कोई शिकायत करे तो क्या हो। कभी वो मुझसे कोई शिकायत करे तो क्या हो। जो हंस के राज़ी रहे खुदा की हर एक रज़ा में। जो हंस के राज़ी रहे खुदा की हर एक रज़ा में। फिर ऐसा बंदा कभी बगावत करे तो क्या हो।
फिर ऐसा बंदा कभी बगावत करे तो क्या हो। और आखिरी शेर है कि खुदा के हामी जो मुझसे बिगड़े हैं सोच रखें, खुदा के हामी जो मुझसे बिगड़े हैं सोच रखें, वो रोज़े महशर मेरी हिमायत करे तो क्या हो। थैंक यू। गुरु प्रताप जी, जैसा कि दस्तूर है कि सबसे सीनियर पोएट्स लास्ट में आते हैं, तो मैं गुरु प्रताप जी को आवाज़ दे रहा हूँ। मैं तो फिर मॉडरेटर वाले इलाके में चला जाता हूँ। आपने कहा था इंट्रोडक्शन ज़रूर देना, आपने पहले ही दे दी मेरी। नमस्कार जी। एक बार फिर मैं, और एक बार फिर से 3 नाम, गुलजार साहब, माजा हाउस अमृतसर और बेंगलुरु पोइट्री फेस्टिवल, इन तीनों के कारण मैं यहाँ पे हूँ और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। 2 नज़में हैं, 2 गज़लें हैं। दिल से खोलकर ख्वाहिशों की सारी शर्तें, दिल से खोलकर ख्वाहिशों की सारी शर्तें, जिस्म से उतार कर ज़रूरतों की सारी परतें, रोज़मर्रा के मसाइल रख कर किनारे, रोज़मर्रा के मसाइल सब रख कर किनारे, छोड़ के साहिल एक बार हो देखो मझधारे, जिंदगी की दौड़ धूप से परे जहाँ तस्कीन मिले, जिंदगी की दौड़ धूप से परे जहाँ तस्कीन मिले, सोच समझ की सरहद के पार हल्का सा यकीन मिले, कि प्यास बुझे फिर भी प्यास न हो, कि प्यास बुझे फिर भी प्यास हो, एक मध्यम सी रोशनी कुछ आस पास हो, कि प्यास बुझे फिर भी प्यास हो, एक मध्यम सी रोशनी कुछ आस पास हो, एक बार तो कुछ यूं करके देखो कि रूह का भी तो एहसास हो, कि रूह का भी तो एहसास हो। ये दूसरी नज़म है। बह गया जो आंखों से एक आंसू बेकदरा, बह गया जो आंखों से एक आंसू बेकदरा, किसी ने ना देखा ना जाना सिर्फ पानी का एक कतरा, बह गया जो आंखों से एक आंसू बेकदरा, किसी ने ना देखा ना जाना सिर्फ पानी का एक कतरा, तेरे दामन की पनाह पाता तेरी उंगलियों से पूछा जाता, तो शायद दर्द को भी सांस आ जाता। आंसू की उस जलती लौ को गर तुमने हथेली पे सजाया होता, आंसू की उस जलती लौ को गर तुमने हथेली पे सजाया होता, फिर लफ्ज़ों की नरम फूंक से उसे चुपके से बुझाया होता, तो ये याद भी हसीन हो जाती, तो ये दर्द भी आसान हो जाता। एक गज़ल है तो लंबी, पर मैं उसमें से कुछ शेर निकाल देता हूँ। जुर्म भी कितना हसीन लाजवाब होता है, जुर्म भी कितना हसीन लाजवाब होता है, अगले जहां ही सही हिसाब होता है। हाथ पकड़ जो पार कराए तो महज एक दरिया, हाथ पकड़ जो पार कराए तो महज एक दरिया, डूब जाए उसमें सोहनी कोई तो चिनाब होता है। अर्थी किसी को कंधा दिया तो क्या किया, अर्थी किसी को कंधा दिया तो क्या किया, रोते किसी को कंधा दो तो सबाब होता है। कागज पे लिखे हरफों को हम नहीं जानते, कागज पे लिखे हरफों को हम नहीं जानते, निहा है जो इबारत में वो जवाब होता है। बदनामी भी तो एक नाम है नाम होने का, बदनामी भी तो एक नाम है नाम होने का, हर एक हसीन जुर्म एक खिताब होता है। झुक के निगाह का उठना उठ के फिर से झुकना, झुक के निगाह का उठना उठ के फिर से झुकना, इश्क में ऐसे ही तो इंतखाब होता है।
हम खूं भी रोए हैं तो फ़कत नालाए शायर, हम खूं भी रोए हैं तो फ़कत नालाए शायर, तुम अश्क एक गिरा दो तो सैलाब होता है। यूं तो घूंघट तारुफ है तहजीब का, यूं तो घूंघट तारुफ है तहजीब का, मजहब के रंग रंगो तो हिजाब होता है। महफिल में लगता नहीं और तन्हाई से घबराता है जी, महफिल में लगता नहीं और तन्हाई से घबराता है जी, इश्क में शायद ऐसे ही खाना खराब होता है। झुलस जाती है रूह कभी छोटी सी बात पे भी, झुलस जाती है रूह कभी छोटी सी बात पे भी, लफ्जों में भी है दोस्त कभी कभी तेजाब होता है। झुलस जाती है रूह कभी छोटी सी बात पे भी, लफ्जों में भी कभी कभी है दोस्त तेजाब होता है। चार दीवारी में चर्चा से होता नहीं कुछ हासिल, चार दीवारी में चर्चा से होता नहीं कुछ हासिल, उतर आओ जो सड़कों पे तो इनकलाब होता है। ये छोटी है। वस्ल की उम्मीद में सारी रात कौन रहे जाग होते हैं, वस्ल की उम्मीद में सारी रात कौन रहे जाग होते हैं, सब राज खोल देते हैं मुंडेरों पे रखे जो चिराग होते हैं। पानी मिटा देता है निशान सब कहते हैं, पानी मिटा देता है निशान सब कहते हैं, मगर पानी के अपने भी तो दाग होते हैं। क्या बात, क्या बात। उनकी फसलें भी कहाँ बचती हैं ए दोस्त, उनकी फसलें भी कहाँ बचती हैं ए दोस्त, जो लपटे काटते हैं आग बोते हैं। शायद मेरा नंबर है। तो बड़ी मज़ेदार बात हुई कि जब सेशन प्लान कर रहे थे तो सौरभ से बात हुई, सौरभ रॉय, और उन्होंने सजेस्ट किया कि शायद इसको मल्टीलिंगुअल रखेंगे, तो मैंने 2-4 पंजाबी कविताएं लिखी, तो उसमें से एक पढ़ता हूँ, बाकी हिंदुस्तानी में चलने देंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग उससे परिचित भी हैं और मेरा एक परिचय वहीं से आता है। तो एक पंजाबी से शुरू करता हूँ। सर आप तो समझ ही पाएंगे, है ना, बल्ले बल्ले। इसका टाइटल है प्रीत दा रंग, द कलर ऑफ लव। एक शाम ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮਿੱਤਰਾ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮਿੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿੱਤੀ ਸਾਂ, ਹੌਲੀ ਜੇ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿੱਤੀ ਸਾਂ, ਹੌਲੀ ਜੇ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ। ਇਸ ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਰਗਾ ਸੂਹਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ। ਅੱਧੇ ਚੰਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਧੁੰਦਲਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਡਰ ਵਰਗਾ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਰਗਾ ਸਤਰੰਗੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਵਾਹ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਐਨੇ ਰੰਗ, ਵਾਹ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਐਨੇ ਰੰਗ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਸਾਂ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਫਨਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ, ਸੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਚਿੱਟਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਹੀ ਸੁੱਚਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ। Not bad.
तो इसके बाद एक हिंदी की छोटी सी हिंदुस्तानी की कविता सुनाता हूँ। बेतरतीब रहने की आदत है तो ये चलता है कि जो फूल तुम अर्पित करते हो, हम सबको आदत है ना पूजा में, जो भी लोग पूजा करते हैं, कि जो फूल तुम अर्पित करते हो तोड़कर पौधे से अपने आराध्य को, जो फूल तुम अर्पित करते हो तोड़कर पौधे से अपने आराध्य को, वो कभी नहीं होते स्वीकार्य उसे। पहुंचानी है खुशबू उस तक तो फूल बनो खुद, पहुंचानी है खुशबू उस तक तो फूल बनो खुद, पहले खिला हुआ फिर झरा हुआ। जानते हो खिले हुए फूल खुद वो चुनता है तब वो झरते हैं। जानते हो खिले हुए फूल खुद वो चुनता है तब वो झरते हैं। खिलो, खूब खिलो और एक दिन झड़ जाओ उसी के हाथों चुन लिए जाने के बाद, ताकि खुशबू तुम्हारी फैली रहे देर तलक। गुरुप्रताप जी ने गुलजार साहब की बात की, मेरे भी गुरु हैं। हाँ जी, और मेरी किताब का ब्लर्ब भी गुलजार साहब ने ही लिखा है, तो गुलजार साहब के साथ एक रिश्ता अलग है, लेकिन जो वो लिखते हैं वो कई बार बहुत अलग अलग जगह पे पहुंचता है। और इन्होंने चिनाब की बात की, मैं रावी का जिक्र करूंगा, और उनकी एक बहुत मशहूर कहानी है रावी पार, जिसका जिक्र इसमें आता है। और देखिए कि बस बाकी तो ये कविता खुद कहेगी। कविता का टाइटल है ओ किस्सा गो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली गुलजार साहब को ही एड्रेस करते हुए लिखी थी ये कि ओ किस्सा गो सुनो, ओ किस्सा गो सुनो, याद है वो बच्चा जो दर्शन सिंह ने फेंका था शाहनी की गोद से लेकर रावी पार करते हुए 47 में। याद है वो बच्चा जो दर्शन सिंह ने फेंका था शाहनी की गोद से लेकर रावी पार करते हुए 47 में। किसी के ये कहने पर, सरदार जी बच्चे को यहीं फेंक दो, रावी में उसका कल्याण हो जाएगा, उस पार ले जाके क्या करोगे? हाँ वही, वो तब डूबा नहीं था रावी में, तैरता रहा बरसों तलक। फिर से दिखाई दिया 2015 में, टर्की के समंदर किनारे औंधे मुंह पड़ा हुआ, जैसे नाराज हो दर्शन सिंह से। नाम आयलान बताया सबने उसका, नाम आयलान बताया सबने उसका, और पता सीरिया का दिया। दर्शन सिंह ने तो नाम भी नहीं दिया था उसे। और पता, बमीरियों जैसे घूमते भागते रिफ्यूजियों का कहाँ कोई पता होता है, जानते ही हो तुम। मगर तब भी मरा नहीं वो फिर से मिला 2021 में। मगर तब भी मरा नहीं वो फिर से मिला 2021 में। अफगानिस्तान की कंटीली सरहदों से लगाई छलांग, तो जिस्म आ गया उसका इस तरफ, वो वहीं रह गया। और अभी खबर आई है यूक्रेन से, छिपा हुआ है वो जमींदोज बंकर में और कोशिश कर रहा है सरहद पार करने की। वो बच्चा फिर से सरहदों से लापता है। वो जिसने भी कहा था दर्शन सिंह के कान में, झूठ कहा था। वो जिसने भी कहा था दर्शन सिंह के कान में, झूठ कहा था। उस बच्चे का कल्याण हुआ नहीं है अब तक। मैं भी इंतजार में हूँ उस बच्चे की ही तरह। वो किस्सा गो फिर से कहो। एक आखिरी नज़्म सुना देता हूँ जो यहाँ पे बहुत मकबूल है ना, तो बहुत लोगों को पसंद है, आप लोगों के लिए नहीं होगी। अपने पास 10 मिनट है, हाँ, तो फिर तो वी विल डू वन मोर राउंड। आप एक एक कविता तैयार कर लीजिए मेरी इस कविता के बाद। सब इससे अच्छा तो कोई सेशन हो ही नहीं सकता जिसमें आपको ये सुनने को मिल जाए 10 मिनट और हैं और लोग उठ के नहीं जा रहे हैं। तो ये एक नज़्म है, महेश भाई सुनिएगा, आपके लिए नहीं है बाकी काफ़ी लोग सुन चुके हैं। हैदराबाद कि रात में कभी फ्लाइट पकड़ो हैदराबाद से, तो नीचे बसा हुआ ये शहर यूं नज़र आता है मानो एक
घनी झाड़ी में छिपे हों अनगिनत जुगनू। कि रात में कभी फ्लाइट पकड़ो हैदराबाद से तो नीचे बसा हुआ ये शहर यूं नजर आता है मानो एक घनी झाड़ी में छिपे हों अनगिनत जुगनू। हर एक जुगनू की अपनी रोशनी जो प्लेन की बढ़ती ऊंचाई के साथ बदलती है अपना रंग। मिठास नजर आती है हर रंग में इस शहर की मीठी जुबान की तरह। कि मिठास नजर आती है हर रंग में इस शहर की मीठी जुबान की तरह, जो सुनी थी मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर के मुंह से जब वो पार्का की बातें करता हुआ बता रहा था मुझे शहर की मैडमा के बारे में। कि शहर की मीठी जुबान की तरह जो सुनी थी मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर के मुंह से जब वो पार्का की बातें करता हुआ बता रहा था मुझे शहर की मैडमा के बारे में, और चार मीनारा के पीछे वाले लाड बाजार में बिकने वाली चूड़ियाँ के बारे में, अपने 6 भाइयाँ और 2 बहना के बारे में, और 2 ही साल पहले गुजरे अपने अब्बा के बारे में, जिनके जाने के बाद घर का आधा बोझ आ गया था उस पर। मगर खुश था वो बताकर, जब तक अब्बा थे ना दोस्तां के साथ में खूब मौजा किया साहब, अब तो बहुत मेहनत करना है, कहकर जब मुझसे आधी उम्र के उस ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में से एक नज़र डाली थी मुझ पर, उस आईने में दिखाई दिए थे 2 चमकते हुए जुगनू मुझे। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी और मेरी नज़रें नीचे बिछे अनगिनत जुगनुओं में वो 2 जुगनू ढूंढ रही थी। सारा शहर रोशन लग रहा था बस उन 2 जुगनुओं के कारण मुझे। शुक्रिया। तो इस क्रम में चलते हैं अब। राफिया जी एक गज़ल है, जल्दी सुना देते हैं। मुझे सवाल की शर्मिंदगी से उलझन थी, वो मेरे पूछे बिना हर जवाब रखता था। हमारे हिज्र के मौसम गुजारने के लिए सिरहाने अपने मेरी किताब रखता था। वो भूल जाता था खुद पर सितम जो हो जाएं, मगर जो मुझ पे हों सारे हिसाब रखता था। मेरी थकी हुई आंखों में प्यास रहती थी, वो ख्वाब ख्वाब सी आंखों में आब रखता था। उसे पता था मुझे लफ्ज़ छोड़ जाते हैं, सो मेरी रूह से अक्सर खिताब रखता था। ये मर्द व ज़न के तफ़रीक़ों से उसको नफ़रत थी, वो हर सफ़र में मुझे हम रिकाब रखता था। एक छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है एक प्रेम कविता का सच। दुखों के कितने ही घाव जब एक साथ टीसते हैं, तब आंखों से अंजुरी भर खारा पानी बहता है। 2.5 गज रेशम की चुनर कई इल्लियों की जीवन भर की मेहनत का नतीजा है। फूलों की एक बड़ी माला में पूरे बगीचे का वसंत कैद होता है। इसलिए कभी किसी कवि से यह मत पूछना कि वह फिर से प्रेम कविता कब लिखेगा। प्रेम की एक कविता ताल्लुक़ के कई सालों का दस्तावेज है। नहीं इसलिए आप चलिए। शीर्षक है ऐसे ही वसंत में चला जाऊंगा। ऐसे ही वसंत में चला जाऊंगा, इन्हीं फटेहाल कपड़ों में जूतों की कीचड़ समेत। परागकणों की धूल में नथुनों की सरसराहट रोकता, ढूंढने लगूंगा कोई रंग। वहाँ खूब पीला नहीं दिखेगा तो निराश जूते पर जमी धूल पर पीला लिखने के लिए झुकूंगा, रुक जाऊंगा। किसी उदास वृक्ष की तरह ऐसे ही झुका रहूंगा, किसी दूसरे मौसम में सर उठाऊंगा। कोई पत्ता उठाऊंगा आगे की लू भरी दोपहरों से, धूप के दरवाजे में भी ऐसे ही घुस जाऊंगा। कुछ भी नहीं बदलूंगा, कुछ बदलेगी तो कंधों पर गिरती बारिश ही बदलेगी। बारिश से बाहर कभी नहीं आऊंगा। शुक्रिया।
एक छोटी सी नज़म, फुर्सत। बहते हुए सफर में एक बार रुककर यूं ही कभी किसी फूल को सूंघें, आंगन में बिछाकर आराम कुर्सी सर्दियों की मीठी धूप में ऊँघें। सर पे जो तना हुआ है आसमान जाने कब से, सर पे जो तना हुआ है आसमान जाने कब से, उसे एक बार होंठ पे रखकर देखें। आते जाते इन मौसमों का निवाला तोड़कर, आते जाते इन मौसमों का निवाला तोड़कर इनके सभी रंगों को चख कर देखें। सफ़र में कभी घर ऐसा कोई मुकाम आए, सफ़र में कभी घर ऐसा कोई मुकाम आए कि कदमों के सामने दो राहें खड़े हों, तो चुने वो रास्ता कि जिस पे पाँव कुछ कम पड़े हों। दोनों जहां शायद ऐसे ही धीरे धीरे दिल में उतरें, रूह में समा जाएं। दोनों जहां शायद ऐसे ही धीरे धीरे दिल में उतरें, रूह में समा जाएं। चलते चलते इस अजनबी सफ़र में जो अपनी है वो मंजिल पा जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया और मंच अब आपका है। थैंक यू बैंगलोर।